बदलापुर में रेप हुए, आपकी सरकार पे प्रेशर था, लोग गुस्सा थे, इंस्टेंट जस्टिस चाहते थे, तो आपने ऐसे ऑफिसर्स को केस में लगाया जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सजेस्ट करता है कि उनको भेजा ही गया इस पर्पस से। देखिए, पहली बात तो आप ये बात को समझ लीजिए, टाइमलाइन भी तो देखिए ना। बदलापुर में घटना घटने के बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन करके हम लोगों ने कोर्ट में उस केस की चार्जशीट भी दाखिल की है, चार्जशीट दाखिल कर दी है। उसके बाद ये दूसरा केस आया, जब ये जो व्यक्ति था इसने 3 शादियां की थी, उसकी एक बीवी ने एक सेक्सुअल असॉल्ट की केस दाखिल की, और उस केस को दाखिल करने के बाद यह नया इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। तो मुझे लगता है कि अगर कोई प्लान करके किसी को कुछ करना है तो तुरंत करेगा, जब लोगों का गुस्सा है तब करेगा ना। इतना समय जाने के बाद इस प्रकार से कोई प्लान करके थोड़ी करता है। तो मुझे लगता है कि ये बात हम लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए कि पुलिस के ऊपर उसने गोली चलाई, वो घोर क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति था। जो व्यक्ति 3-3 शादियां करता है, अपने बीवियों को तकलीफ देता है, छोटी बच्चियों के साथ कुकर्म करता है, वो कोई साधु संत तो है नहीं। तो उसने पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश की, तो मेरे पुलिस अगर हमला होंगे तो शांति से नहीं बैठेंगे, वो जवाब देंगे। उन्होंने जवाब दिया। सर, आरोप यह लग रहा है कि इसमें जो 3 आरोपी है उसमें से उस स्कूल के ट्रस्टी है वो, और उनमें से एक पर आरोप यह लगाया गया था कि बीजेपी से संबंधित कोई उनका परिवार है या कोई है, उनको बचाने के लिए ये सब किया गया, ऐसा विपक्ष का आरोप है कि ये जो स्कूल का ट्रस्ट है, आप उस ट्रस्ट को अगर पढ़ेंगे, हर पार्टी से संबंधित व्यक्ति उसमें, और सालों तक तो उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना के लोग, जो अभी भी उद्धव जी की शिवसेना में, वो उसमें ट्रस्ट में वो चलाते थे। तो इसलिए ये ट्रस्ट जो है, इसमें ये गांव का ट्रस्ट है, गांव की स्कूल है, सारे पार्टियों से संबंधित लोग उसमें। और जहां तक ट्रस्टीज का सवाल है, उनके ऊपर पॉस्को के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। उन्होंने अग्रिम जमानत मांगी थी, हमने उसका विरोध किया, उनकी अग्रिम जमानत खारिज हुई है। जो कार्रवाई करने वो कार्रवाई सरकार ने की है, ये पुलिस ने की है। देवेंद्र भाई, आपसे पता नहीं कोई पूछता है कि नहीं पूछता, लेकिन महाराष्ट्र के बीजेपी गलियारों में और दिल्ली में भी काफी चर्चा है कि जब विधानसभा के रिजल्ट आएंगे तो देवेंद्र भाई को दिल्ली बुला लिया जाएगा। अब वो क्या करेंगे बॉस लोग, तो अपने हाथ में नहीं है वो क्या होता है। लेकिन अगर आपको ये पेशकश दी जाती है कि देवेंद्र फडणवीस जी आप दिल्ली में आ जाओ बतौर एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर बन के, आप उसको अपने पॉलिटिकल ग्राफ के हिस्से कैसे देखते हैं? या पार्टी प्रेसिडेंट भी चल रहा था? देखिए भैया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने में देखता नहीं हूं, वास्तविकता में जीने वाला आदमी हूं। मुझे जब बुलाया जाएगा तो चला जाऊंगा। मेरी पार्टी में चॉइस नहीं होता है। मेरी पार्टी में कहा गया मुंबई में काम करो तो मुंबई में करो, दिल्ली में करो तो दिल्ली में करो, और अपने घर नागपुर जाओ तो नागपुर जाओ। इसलिए जब जो पार्टी कहेंगी उसके लिए मैं तैयार हूं। दिल्ली में ज्यादा मजा आएगा कि बॉम्बे में ज्यादा मजा आएगा? भैया, ज्यादा मजा तो मुझे नागपुर में आता है, पर रह थोड़ी सकता हूं नागपुर में। देवेंद्र भाई, कल आदित्य ठाकरे जी यहां पे आए थे और कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ सांसद भी यहां पे थी। उन्होंने आपकी सरकार पे तमाम आरोप लगाए कि आप मुंबई शहर को अडानी समूह को हैंडओवर करना चाहते हो। कहा कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, उसकी जो कंडीशंस थी, उनको मॉडिफाई किया गया इस तरीके से कि बहुत ज्यादा वित्तीय फायदा आप अडानी ग्रुप को प्रोवाइड कर रहे हो, और अगर उनकी सरकार बनती है तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू ऑल द क्रिटिसिज्म दैट इज कमिंग योर वे ऑन द धारावी रिहैबिलिटेशन? इफ यू गिव मी सम टाइम आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। पहली बात तो यह है कि इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि उनकी सरकार आएगी तो वो इसको कैंसिल करेंगे, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब हमारी सरकार गई, उन्होंने हमारी मेट्रो को रोका, उन्होंने हमारे कोस्टल रोड को रोका, उन्होंने हमारे एयरपोर्ट को रोका। तो रोकने का उनका एक एक्सपीरियंस है। हालांकि उनकी सरकार आने वाले नहीं है, इसलिए इसमें डरने की बात कुछ नहीं है। लेकिन पहली बात तो यह है कि धारावी के बारे में सबसे पहला टेंडर जब मैं मुख्यमंत्री था तब हम लोगों ने दिया था। उसको इनकी सरकार आई, इन्होंने कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद नई कंडीशंस इन्होंने तय की। वो नई कंडीशंस पूरी की पूरी उद्धव ठाकरे जी के कैबिनेट ने तय की, टेंडर की। हमने उसमें क्या फर्क किया? हमने उसमें फर्क ये किया कि उद्धव जी के कैबिनेट ने जो टेंडर कंडीशंस फाइनल की थी, उसमें जो टीडीआर मिलने वाला था उस पर कोई कैप नहीं था। मतलब यह हो जाता था कि जिसको टेंडर मिलता वो मुंबई का मालिक बन जाता।
टीडीआर का मुंबई का पूरा मार्केट उसके हाथ में होता। हमने कहा नहीं चलेगा, इस प्रकार से नहीं करने देंगे। हमने 90% वैल्यू पर टीडीआर देंगे और टीडीआर का कैपिंग होगा और टीडीआर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा जो सबके सामने होगा और उसकी वैल्यू 90% से एक्सीड कभी नहीं हो पाएगी। इस प्रकार की कैपिंग हमने उसमें डाला। अब जहां तक उनकी समझ का सवाल है, क्योंकि ये जो लोग बोल रहे हैं या तो वो ना समझ है या उन्होंने स्टडी नहीं किया या उनको राजनीति करनी है। मैं सिलसिलेवार आपको जवाब दूंगा। पहली बात तो यह है कि जब उन्होंने टेंडर कंडीशन फाइनल की थी तो उन्होंने केवल 70,000 लोगों का रिहेबिलिटेशन उसमें तय किया था, जो ग्राउंड फ्लोर पर है। हमारे सामने जब विषय आया तो हमने कहा कि भाई अगर इस प्रकार की आपको रिहेबिलिटेशन करना है तो जहां पर 2-3 लाख फैमिलीज है वह आप 60,000 फैमिलीज का रिहेबिलिटेशन करेंगे और बाकी लोगों का नहीं करेंगे, ये कभी प्रोजेक्ट हो नहीं सकता है। ये स्पेशल प्रोजेक्ट है, इसलिए हम लोगों ने यह तय किया कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो फर्स्ट फ्लोर पर है, जिसको इनएलिजिबल कहा है, जो 2011 के बाद का है, ऐसे सब लोगों को हम करेंगे। तो इसलिए निर्णय यह हुआ कि जितने लोग वहां अकोमोडेट हो सकते हैं, एलिजिबल लोग वही होंगे, इनएलिजिबल जितने वहां अकोमोडेट हो सकते हैं वही होंगे, बाकी लोगों को दूसरी तरफ किया जाएगा। और उसमें से हमने रास्ता निकाला कि हम उनको रेंटल हाउसिंग देंगे और 10 साल बाद वो रेंटल हाउसिंग उनकी मालकी में कन्वर्ट होगा जो इन एलिजिबल हो गए। अब साहिल थोड़ा सुन लीजिए मेरी बात को, बाद में हर चीज का जवाब दूंगा। ओके सर। उसके बाद सबसे महत्व का क्या है, ये जो पूरी जगह है, इस जगह में एक तो उन्होंने कहा कि इसमें जो प्रीमियम देना था वो प्रीमियम निकाल, पता ही नहीं रहता, कुछ समझते ही नहीं है। अरे भाई प्रीमियम 4,000 रुपए भरा है, 4,000 करोड़ रुपया प्रीमियम के ऊपर। प्रीमियम की कंडीशन कभी निकाली नहीं है। प्रीमियम की कंडीशन है प्रीमियम के ऊपर ही हाईएस्ट बिडर को दिया गया है। दूसरी चीज यह है, ये जो पूरी जगह है, इस जगह में 18% जगह रोड्स में जाएगी, 17% जगह ग्रीन बेल्ट में जाएगी। कुल मिलाकर सारी जगह का अगर हम विचार करें तो 45 to 50% जगह ये आवश्यक रिजर्वेशंस में जाएगी और 10% जगह ये हम लोगों ने तय किया था कि धारावी ये केवल एक झोपड़पट्टी नहीं है। धारावी जो है एक प्रकार से हमारा वाणिज्यिक केंद्र है, वहां बड़ी इंडस्ट्री चलती है। उस इंडस्ट्री को वही हम रिहेबिलिटेट करेंगे और 5 साल तक उनसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। 10% जमीन ये उनको रिहेबिलिटेशन में देनी पड़ती है, तो कुल जमीन का 40% जमीन पर केवल आपको सबको रिहेबिलिटेट करना है और क्रॉस सब्सिडी का पैसा उसमें से ही जनरेट करना है। तो इन्होंने इसका स्टडी नहीं किया है, ये चाहते नहीं है कि धारावी के गरीब आदमी को उसका मकान मिले। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने मोर्चा निकाला, धारावी के कितने लोग आए? क्यों आपको मोर्चे में पूरे मुंबई से लोगों को लाना पड़ा, फिर भी आपका मोर्चा 4,000 लोगों का हुआ? क्योंकि धारावी के लोगों को यह मालूम है कि हमारा सही रिहेबिलिटेशन हो रहा है, इसलिए धारावी के लोगों का उसको पूरा समर्थन है। सर इस पे 2 सवाल बिल्कुल दरअसल पूछने हैं मुझे। एक, आपने कहा था कि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स को आपने कैप कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई में कोई भी बिल्डर घर बनाने की कोशिश करेगा या बिल्डिंग बनाने की कोशिश करेगा, उसमें से 40% टीडीआर उन्हें अडानी यानी जो ये धारावी रिडेवलपमेंट से खरीदना पड़ेगा। अब उसकी वजह से मुंबई के हाउसिंग प्राइसेस स्काई रॉकेट हो सकते हैं या एक तरीके से उसका प्राइस अडानी कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक आरोप लगाया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, इसका जवाब ले लीजिए ना, 1 मिनट जवाब ले लीजिए, ठीक, तो भूल जाऊंगा मैं। ठीक सर। पहली बात, ये कंडीशन किसने लाई? मैं सवाल पूछता हूं, ये कंडीशन लाई किसने? ये कंडीशन उद्धव ठाकरे जी ने लाई। ये जो कंडीशन है टीडीआर की, मैं वही कह रहा हूं, हमने क्या सुधारा? उद्धव ठाकरे जी ने जो किया था, उनकी कैबिनेट ने जो टीडीआर दिया था, उस पर कैपिंग नहीं था। कैपिंग नहीं होने का मतलब आप होर्डिंग कर लेंगे, उसकी कीमत बढ़ाएंगे और दूसरों को तो चारा ही नहीं होगा। प्राइस पर अभी भी कैप नहीं है ना? है कितना कैप? आप 40% टीडीआर पे कैप, मतलब प्राइस पे कैप लगे? प्राइस पे ना, जो प्राइस है उसके 90%, 100% नहीं, रेडी रेक्टर प्राइस 90% से ऊपर नहीं जा सकते। नहीं तो अगर उद्धव जी के या एमवीए की सरकार ने जो कंडीशन की थी, उस कंडीशन को हम मान्य करते तो जो विकासक है, जो डेवलपर है, 200% तक भी प्राइस ले जा सकता, क्योंकि वो प्राइस रोक के रख लेता, वो टीडीआर नहीं देता। दूसरा,
उनके इसमें जो टीडीआर अवेलेबिलिटी है उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म ही नहीं था। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने तैयार कर दिया। सबसे बड़ी बात, ये कोई भी चीज अडानी को नहीं दी गई है, ये डीआरपी को दी गई है। डीआरपी धारावी डेवलपमेंट, ये सरकार की है, हमारा हिस्सा है, उसमें सरकार होल्ड कर रही है हिस्सा। ये कोई अडानी को ट्रांसफर थोड़ी हुई है। अडानी प्राइवेट लिमिटेड, अडानी जो उनकी कंपनियां है, उनको कोई चीज ट्रांसफर नहीं हुई है। सारी चीज डीआरपी में है और डीआरपी में सरकार की हिस्सेदारी, हम कंट्रोल करते हैं डीआरपी। सर दो और उसमें से एक सवाल उठते हैं। एक है डेवलपमेंट कंट्रोल रूल का, जो हाल ही में यह पता चला है कि धारावी रिडेवलपमेंट अथॉरिटी के जो सीईओ होंगे वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बदल कर सकते हैं, जो नॉर्मली बीएमसी कमिश्नर को अधिकार होते हैं किसी डीसीआर में चेंज करना है। तो एक दूसरा आरोप यह लगता है कि आप मल्टीपल धारावीज खड़ी करेंगे, क्योंकि जो पात्र लोग हैं जिनको एक्सेप्ट किया गया है कि वो वहां के निवासी है, उनको वहां पर घर मिलेगा, बाकी लोगों को बाहर भेज दिया जाएगा, तो अलग अलग धारावी खड़ी हो जाएंगी मुंबई के आसपास में। ये दो आरोप और उसमें लग रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आपने जो कहा, यह भी मैं बता देता हूं कि ओरिजिनली जो कंडीशंस उद्धव जी ने तय की थी उसमें ही डेवलपमेंट कंट्रोल अथॉरिटी डीआरपी ही थी, उसमें भी डीआरपी थी। लेकिन डीआरपी में डेवलपमेंट कंट्रोल का अधिकार किसका है? उसमें अधिकार जो सेक्रेटरी लेवल का हमारा अधिकारी है, महाराष्ट्र सरकार का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी है, ये उसके अधिकार है। हु इज इक्विवेलेंट टू द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ बीएमसी, ये उसके अधिकार है।